रात के ठीक 2 बज रहे थे। मध्य प्रदेश के कान्हा कसली के घने जंगलों में आज अजीब सी खामोशी थी। यह वो खामोशी नहीं थी जो मन को सुकून देती हो, बल्कि यह वो सन्नाटा था जो किसी अनहोनी के आने से पहले छा जाता है। आसमान में काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे उन्होंने चांद को हमेशा के लिए निगल लिया हो। शेखर अपनी पुरानी जीप के बॉनेट पर बैठा था। उसके एक हाथ में जलती हुई बीड़ी थी और दूसरे हाथ में अपनी चमकती हुई .315 बोर की राइफल। 35 साल का शेखर इस जंगल का सबसे निडर फॉरेस्ट रेंजर था। जंगल का चप्पा चप्पा उसकी उंगलियों पर था। हवा का रुख देखकर वो बता सकता था कि बाघ और तेंदुआ किस दिशा में शिकार कर रहे हैं। लेकिन आज रात हवा में मिट्टी की महक के साथ एक अजीब सी गंध भी थी, मौत की गंध। अचानक शेखर के वायरलेस सेट पर एक कर्कश आवाज गूंजी। रेंजर शेखर, क्या आप सुन रहे हैं? ओवर। शेखर ने वायरलेस उठाया। हाँ कंट्रोल रूम, शेखर हियर, सब ठीक है? तभी वायरलेस पर दोबारा आवाज गूंजी। शेखर, नॉर्थ ब्लॉक के पास वाले इलाके में कुछ अजीब आवाज आ रही है। वहां रहने वाले आदिवासी का कहना है कि उन्होंने किसी को रोते हुए सुना है। जरा जाकर चेक करो। ओवर। शेखर ने अपनी बीड़ी जमीन पर फेंकी और अपने भारी बूट से उसे कुचल दिया। नॉर्थ ब्लॉक यह जंगल का वो हिस्सा था जहां सूरज की रोशनी दिन में भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। स्थानीय आदिवासी इसे श्रापित हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि वहां जानवर नहीं बल्कि छलावा रहता है, एक ऐसी शैतानी ताकत जो इंसान को उनके ही अपनों की आवाज से पुकारती है और फिर उन्हें कच्चा चबा जाती है। शेखर इन अंधविश्वासों पर हंसता नहीं था, क्योंकि जंगल के अपने नियम होते हैं जिन्हें शहर के लोग कभी नहीं समझ सकते। उसने जीप स्टार्ट की और नॉर्थ ब्लॉक की तरफ निकल पड़ा। जीप की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह नॉर्थ ब्लॉक के करीब पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक जीप की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। शेखर ने जोर से ब्रेक मारा। जीप कीचड़ में फिसलते हुए साए के कुछ ही दूर पर आकर रुक गई। वो कोई जानवर नहीं था, वह एक औरत थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पीठ शेखर की तरफ थी और वह घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। रात के उस घने अंधेरे में एक औरत का अकेले इस श्रापित जंगल में होना नामुमकिन था। शेखर ने अपनी राइफल उठाई और धीरे धीरे जीप से नीचे उतरा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सतर्क कदमों से उस औरत की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? शेखर की भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। औरत का रोना अचानक बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि शेखर को अपने ही जूतों की कीचड़ में धंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उस औरत ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज सुनकर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से राइफल छूटते छूटते बची। शेखर, तुम आ गए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है शेखर। वह आवाज बिल्कुल जानवी की थी। शेखर की पत्नी जानवी, जो इस वक्त जंगल के किनारे बने अपने सुरक्षित सरकारी क्वार्टर में सो रही होनी चाहिए थी। शेखर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिमाग कह रहा था कि यह कोई चाल है, लेकिन उसका दिल उस आवाज की तरफ खींचा चला जा रहा था। जानवी, तुम यहां कैसे? शेखर की आवाज कांप रही थी। औरत धीरे से मुड़ने लगी।
टॉर्च की रोशनी में अब उसका चेहरा सामने आया तो शेखर की सांसें अटक गई। टॉर्च की पीली और कांपती रोशनी में जब उस औरत का चेहरा धीरे धीरे शेखर की तरफ घूमा तो शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा हूबहू जानवी का था, वही आंखें, वही होठ, वही माथे की बिंदी। लेकिन कुछ बहुत ही भयानक और गलत था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, वे बिल्कुल सफेद और पथराई हुई थी, जैसे किसी मुर्दे की आंख हो। और उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और कान तक खींची हुई मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। तुम मेरी जानवी नहीं हो। शेखर लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका तजुर्बेदार दिमाग अब खतरे की घंटी बजा रहा था। उसे नॉर्थ ब्लॉक के आदिवासियों की बात याद आने लगी। साहब, छलावा अपनों का रूप लेकर आता है, उसकी आंखों में मत देखना वरना सम्मोहित हो जाओगे। वह साया अपने घुटनों के बल से उठकर खड़ा हो गया था। उसकी हड्डियां चटकने की भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। उसका शरीर एक अजीब और अप्राकृतिक तरीके से मुड़ रहा था। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो शेखर? उस शैतानी साये ने फिर से जानवी की मीठी आवाज में पूछा, लेकिन इस बार उस आवाज के पीछे एक भारी गुर्राती हुई गूंज भी थी। शेखर ने बिना एक पल गवाए अपनी 3.1 बोर की राइफल हवा में तानी और फायर कर दिया। गोली की आवाज से जंगल के सारे पक्षी चीखते हुए उड़ पड़े। वह साया पल भर के लिए रुका और फिर उसने एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख मारी जो किसी खूंखार जानवर और इंसान की मिलीजुली चीख जैसी लग रही थी। शेखर ने दोबारा फायर करने के लिए राइफल लोड करने चाही, लेकिन तभी वह साया अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे धुएं का कोई गुबार हो। शेखर का दिल छाती फाड़कर बाहर आने को ही था। उसे अचानक एक भयानक ख्याल आया, अगर यह चीज यहाँ जानवी का रूप लेकर खड़ी थी तो मेरी असली जानवी कहाँ है? वो पागलों की तरह अपनी जीप की तरफ भागा। उसने चाबी घुमाई और जीप के पहिए कीचड़ उछालते हुए जंगल से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। शेखर की आंखों के सामने सिर्फ अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। वह बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जानवी सुरक्षित हो। 15 मिनट का वो रास्ता शेखर को सदियों जैसा लग रहा था। जब उसकी जीप जंगल के किनारे बने उसके सरकारी क्वार्टर के बाहर रुकी तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। ठंडी हवा से दरवाजा चरमरा रहा था। जानवी, जानवी! शेखर चीखते हुए अंदर दौड़ा। घर के अंदर का नजारा देखकर शेखर के हाथों से राइफल जमीन पर गिर पड़ी। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था और फर्श पर जानवी का बेजान शरीर पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीर जमी हुई थी मानो मरने से पहले उसने साक्षात मौत को अपनी आंखों से देखा हो। उसके गले पर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर के पंजों के गहरे निशान थे। शेखर घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसने जानवी के ठंडे पड़ चुके शरीर को अपने सीने से लगा लिया। उस रात उस खामोश जंगल ने शेखर के रोने और चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाज सुनी जिसने पेड़ों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। छलावे ने अपना शिकार कर लिया था। उसने शेखर को जंगल में उलझाकर उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। शेखर की आंखों के आंसू अब सूखने लगे थे और उनकी जगह एक खौफनाक आग ने ले ली थी। एक बदले की आग ने। जानवी की मौत को 1 हफ्ता बीत चुका था। पुलिस और वन विभाग ने इसे आदमखोर तेंदुए का हमला मानकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन शेखर जानता था कि यह कोई तेंदुआ नहीं था, वो एक छलावा था जिसने जानवी की आवाज का जाल बुनकर शेखर को जंगल में उलझा रखा था।
शेखर ने अपनी रेंजर की वर्दी उतारकर हमेशा के लिए फेंक दी थी। अब वह जंगल का रक्षक नहीं था, बल्कि एक खूंखार शिकारी बन चुका था। उसकी आंखों से नींद हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एक ठंडे प्रतिशोध ने ले ली थी। अगली सुबह धुंध भरे जंगल को चीरता हुआ शेखर सबसे दूर दराज इलाके में रहने वाले एक बूढ़े आदिवासी बेगो की झोपड़ी की तरफ पहुंचा। बेगो धुनी के पास बैठा कुछ जड़ी बूटी कूट रहा था। उसने शेखर को बिना देखे ही अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम आओगे रेंजर बाबू। मौत की बू तुम्हारे जूतों के साथ साथ यहां तक आई है। शेखर बिना कुछ बोले धुनी के पास बैठ गया। उसकी आवाज में एक खौफनाक शांति थी। मुझे उसे मारना है बाबा, बस मुझे ये बताओ कि वो क्या है और कैसे मरेगा। बूढ़े बेगो ने गहरी सांस ली और आग की लपटों को घूरते हुए रहस्यमय आवाज में कहना शुरू किया, वो छलावा है बेटा, एक ऐसी प्राचीन शैतानी ताकत जो इंसानों के प्यार और उनके दर्द को अपना शिकार बनाती है। वो तुम्हारे सबसे अजीज इंसान की आवाज निकालती है, उसका रूप ले लेती है ताकि तुम उस पर वार ना कर सको। तुम्हारी ये लोहे की गोलियां उसके शरीर के आर पार हो जाएगी, लेकिन उस शैतान को खरोच तक नहीं आएगी। तो क्या वो अमर है? शेखर ने अपने जबड़े भींचते हुए पूछा। उसकी मुट्ठी राइफल पर कस गई थी। इस दुनिया में बुराई कभी अमर नहीं होती। बेगा ने अपनी झोपड़ी के अंदर से एक छोटी सी सूती पोटली निकाली और उसे शेखर के कांपते हाथों में रख दिया। इस पोटली में सिद्ध भस्म है। इसे स्मशान की राख और जंगल की रहस्यमय जड़ी बूटियों से मंत्रों द्वारा बांधा गया है। अपनी बंदूक की गोलियों पर इस भस्म को लगा लेना। ये गोलियां उस शैतान का सीना चीरकर उसे राख में बदल देगी। शेखर ने पोटली को अपनी मुट्ठी में कस लिया। वह उठकर जाने ही वाला था कि बेगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेगा की आंखों में एक गहरा खौफ था। एक बात याद रखना शेखर, जब वो शैतान तुम्हारे सामने आएगा तो वो तुम्हारी पत्नी जानवी के रूप में होगा। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुमसे तुम्हारे प्यार का वास्ता देगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। अगर तुम्हारा दिल एक पल के लिए भी पिघला तो इस जंगल से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। क्या तुम अपनी पत्नी के रूप में खड़े उस शैतान को गोली मार पाओगे? शेखर ने अपनी .315 बोर की राइफल कंधे पर रखी और बेगो को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, उस रात उसने मेरी जानवी की आवाज चुराई थी बाबा। आज रात मैं उसकी चीख सुनूंगा। सूरज ढल रहा था और रात का घना अंधेरा पूरे जंगल को निकलने लगा था। शेखर अपनी राइफल, बेगा की पोटली और हाथ में जानवी का दिया हुआ तांबे का कड़ा पहने नॉर्थ ब्लॉक के उस रापित जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। आज रात तो या छलावे का अंत होना था या शेखर का। रात अपने सबसे गहरे और भयानक पहर में थी। नॉर्थ ब्लॉक के घने जंगलों के बीचों बीच सदियों पुरानी एक वीरान गढ़ी खड़ी थी। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में वो खंडर किसी भयानक राक्षस के खुले जबड़े जैसा लग रहा था। शेखर की भारी बूटों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। वो कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में बेगा की धुनी जैसी ही आग जल रही थी। उसने अपनी राइफल को कसकर पकड़ रखा था और उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। अचानक हवा का एक बर्फीला झोंका आया और उस वीरान खंडर में पायल की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। शेखर के कदम ठिठर गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपनी
भारी आवाज में चिल्लाया, सामने आ, हाथ छिपकर वार मत कर। आज मैं तेरी ये माया खत्म करके ही जाऊंगा। एक जोरदार बिजली चमकी और उस पल भर की रोशनी में शेखर ने देखा अंधेरे कोने से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वह परछाई कोई और नहीं थी बल्कि जानवी थी। वह बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसी वह अपनी मौत वाली रात को लग रही थी। उसकी साड़ी कीचड़ से सनी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम आ गए शेखर, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है शेखर। शेखर का दिल जोरों से धड़कने लगा। बेको की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, वो तुम्हारा दिमाग पढ़ेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा। शेखर ने अपने कांपते हाथों से राइफल सीधी तानी। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम मेरी जानवी नहीं हो। लेकिन छलावा अपनी चाल चल रहा था। वह सिसकते हुए धीरे धीरे शेखर की तरफ बढ़ने लगा। तुम मुझ पर बंदूक तान रहे हो? उस रात जब मैं तुम्हें पुकार रही थी, जब वो जानवर मुझे नोच रहा था, तब तुम कहाँ थे शेखर? तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? यह शब्द शेखर के सीने में खंजर की तरह उतरे। उसका अपराध बोध उसकी आंखों से आंसू के रूप में छलक पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे और धीरे धीरे राइफल की नली नीचे झुक गई। शेखर पूरी तरह टूट चुका था। छलावे के चेहरे पर एक अदृश्य शैतानी मुस्कान तैर गई। वह शेखर के बिल्कुल करीब आ गया। अब ये बंदूक नीचे रख दो, मुझे बहुत दर्द हुआ था शेखर। अब मुझे गले लगा लो, मुझे अपने साथ ले चलो। शेखर ने अपनी आंखें बंद कर ली। छलावा मुस्कुराया और शेखर के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह ठंडा हाथ शेखर के गले के करीब पहुंचा, शेखर की नजर उस हाथ पर पड़ी और अचानक वक्त जैसे रुक गया। शेखर के दिमाग में जानवी की हंसती हुई आवाज गूंजी, अरे शेखर, तुम भी ना। मैं दाएं हाथ से सारे काम करती हूँ, फिर भी तुम मुझे बाएं तरफ से चाय का कप पकड़ा देते हो। शेखर की आंखें झटके से खुली। आंखों का दर्द अब खौफनाक गुस्से में बदल चुका था। वह बिजली की फुर्ती से 2 कदम पीछे हट गया। मेरी जानवी कभी बाएं हाथ से मेरे आंसू नहीं पोंछती थी। शेखर ने तुरंत अपनी जेब से बेगों की दी हुई पोटली निकाली, जादुई भस्म को अपनी राइफल की गोली पर रगड़ा और खचाक से बंदूक लोड कर दी। यह देखते ही छलावे के चेहरे से जानवी की मासूमियत गायब हो गई। उसकी जगह एक भयानक सड़ी हुई शक्ल उभर आई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमकने लगी और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। तो अब तुम भी मरोगे शेखर। छलावे ने एक भयानक गूंजती हुई दोहरी आवाज में चीखते हुए शेखर की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन शेखर बिना पलक झपकाए तैयार खड़ा था। उसने सीधा निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। बंदूक की आवाज से पूरा खंडर गूंज उठा। भस्म लगी हुई वो गोली सीधी शैतान के सीने के पार हो गई। हवा में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जिससे बादलों की गड़गड़ाहट को भी पीछे छोड़ दिया था। छलावा हवा में जलने लगा। उसकी शैतानी चीख दर्दनाक कराहों में बदल गई थी और कुछ ही सेकंड में वह जलकर राख के ढेर में बदल गया। वो बारिश के पानी में बहने लगा। अचानक तूफान शांत होने लगा। बारिश की तेज आवाज अब धीमी फुहारों में बदल गई। काले बादलों के बीच से चांद की एक हल्की रोशनी शेखर के चेहरे पर पड़ी। शेखर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने जानवी के तांबे के कड़े को चूमा और आसमान की तरफ देखा। पहली बार इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। उसने अपनी जानवी का बदला ले लिया था। तो क्या लगता है आपको, छलावा सचमुच खत्म हो गया था
या वो अभी भी है? कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आप सुन रहे थे गुमनाम फसाने और मैं आपका दोस्त जिमी। और हाँ, संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। तो मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।